मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्जाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम। चलिए बच्चों, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को जोड़ दीजिए ताकि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को समय से आरंभ किया जा सके। और आज हमारा नया सेशन है। सेशन का नाम है छंद। आज हम छंद के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे और समझेंगे और इस पर विचार करेंगे। इसके नियमों को आज हम पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे भाई बहन व अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले, उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि समय से वो भी लोग जुड़ जाए, वो भी लोग पढ़ सके, क्लास को समय से आरंभ किया जाए। और आइए जो है छंद के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। छंद जो है छद धातु से बना हुआ है। छंद ये जो है छद धातु से बना है। छंद किससे बना? छद धातु से बना है। छद का अर्थ होता है, छद का अर्थ आह्लादित करना, आह्लादित या कह लो खुश करना, खुश करना। छंद जो है छद धातु से बना है। छद का अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। यह खुशी कैसे आती है? वर्णों या मात्राओं के विन्यास से, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से आती है। अर्थात इसकी परिभाषा लिख लो। इसकी जो है परिभाषा, छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा है वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो आहत या खुशी पैदा होती है, खुशी होती है, उसे हम छंद कह देते हैं, उसे हम छंद कहते हैं। हमने क्या सीखा? छंद जो है छद धातु से बना है। छ और द नीचे हलंत लगा है। इस छद का अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। अर्थात इसकी परिभाषा हो जाती है वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो आहत या खुशी पैदा हो जाती है, उसे हम छंद कह देते हैं। क्या कह देते हैं? छंद कह देते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। लिखते चलो। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। क्या है? पिंगल है। ये भी लिखो। छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो पिंगल ऋषि है। पिंगल नाम के ऋषि हैं, वही इसके प्रणेता है। पिंगल ऋषि है, पिंगल ऋषि है। छंद का उल्लेख बच्चों जो है ये ऋग्वैदिक काल में मिलता है। छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये ऋग्वैदिक काल में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है और दशम मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। लिख लो, नोट कर लो। सर्वप्रथम छंद का उल्लेख, सर्वप्रथम छंद का उल्लेख, सर्वप्रथम छंद का उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल पुरुष सूक्त में किया गया। पुरुष सूक्त में, है ना? पुरुष सूक्त में किया गया। हमने क्या सीखा? छंद जो है छद धातु से बना है। इसका मतलब होता है आह्लादित करना, खुश करना। अर्थात जो है किसी वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से जो आहत या खुशी पैदा हो जाती है, उसे हम छंद कह देते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि हैं और सर्वप्रथम छंद का उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल पुरुष सूक्त में किया गया। बरोबर जो है कॉपी और पेन लेके बैठना, कंटेंट को लिखते चलना।
तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, फिर अगले पर पढ़ते हैं। इसके बाद से आ जाता है छंद के अंग। अब अंग के ऊपर चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लो। इसके बाद से आ जाता है छंद के अंग। छंद के अंग लिख लो यहाँ, छंद के अंग। छंद के अंग, इसमें पहला आ जाता है, छंद के अंग में पहला आ जाता है चरण पद। चरण, चरण कह लो, पद कह लो, या पद भी इसे कहते हैं। 3 नाम में से किसी भी नाम में देके जो है पूछ सकता है, ठीक है। छंद के प्रायः जो है 4 चरण होते हैं। छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं, लिखते चलो। छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। प्रत्येक को, इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक को क्या कह देते हैं? चरण कह देते हैं। अच्छा, कुछ छंदों में एक चीज नोट करके लिखना, कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं। चरण तो 4 होते हैं, लेकिन लिखे 2 ही चरणों या पंक्तियों में जाते हैं। लिखे 2 ही चरणों में होते हैं। हमने क्या लिखा? कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन लिखे 2 ही चरणों में जाते हैं, 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। जैसे में लिखा जाता है दोहा और सोरठा। जैसे में दोहा और सोरठा, ऐसे छंदों को क्या कह देते हैं? दल कह देते हैं। ऐसे छंदों को क्या कह देते हैं? दल कह देते हैं। हमने क्या सीखा? छंद के अंग में चरण पद या पद के अंदर छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक को चरण कहा जाता है या पंक्ति कह लो। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन लिखे 2 ही चरणों में होते हैं, जैसे दोहा और सोटा। ऐसे छंदों को हम दल भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट्स को लिखते चलना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, चरण 2 प्रकार के होते हैं। चरण जो है यहाँ पर ऊपर लिख लो, चरण है ना। चरण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है समचरण, समचरण होता है। समचरण का दूसरा और चौथा, विषम चरण का, विषम का पहली और तीसरी पंक्ति बराबर होती है। देखो, चरण में इसके 2 प्रकार होते हैं, एक समचरण हो जाता है, एक विषम चरण हो जाता है। समचरण किसको कहते हैं? कि पंक्ति के दूसरे और चौथे चरण को, दूसरे या चौथे पंक्ति को सम कह देते हैं। पहले और तीसरे पंक्ति या चरण को हम क्या कह देते हैं? तो विषम कह देते हैं। ये इतनी चीज नोट कर लो, फिर आगे हम लोग सीखते हैं। दूसरे पर आता है। हमने इसमें क्या सीखा? छंद के अंग में चरण के बारे में सीखा, पदवाद के बारे में सीखा। इसके प्रायः 4 भाग हो जाते हैं, प्रत्येक को चरण कह देते हैं। कुछ छंदों में तो 4 चरण होते हैं, लेकिन लिखे 2 ही में जाते हैं, जैसे दोहा सोरठा, इसको हम क्या? दल कह देते हैं। चरण 2 प्रकार के हो जाते हैं, सम और विषम हो जाता है। सम में जो दूसरी और चौथी पंक्ति के जो है समान होती है, और विषम में पहली और तीसरी चरणों की पंक्तियां समान होती है। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, अगले पर आते हैं। नंबर 2, दूसरा जो है इसमें आ जाता है वर्ण और मात्रा। दूसरा आ जाता है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा। अब वर्ण क्या हो जाता है? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। लिख लो, एक स्वर वाली ध्वनि को, एक स्वर वाली ध्वनि को, एक स्वर वाली ध्वनि को, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ठीक है। अच्छा, ये जो है वर्ण भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक ह्रस्व हो जाता है और एक जो है दीर्घ वर्ण हो जाता है। ठीक है,
तो ये वर्ड हो जाता है। अब इसमें आ जाता है, हम लोग मात्रा सीख लेते हैं। अभी तो हमने वर्ड सीख लिया, अब जो है मात्रा सीख लेते हैं। अब मात्रा क्या है? वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। लिखते चलो, वर्णों या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। वर्णों या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कह देते हैं। अच्छा, ये मात्रा भी दो प्रकार की होती है। एक ह्रस्व वाली मात्रा जो सिंगल मात्रा होती है, और एक दीर्घ वाली मात्रा जो डबल मात्रा होती है। जैसे एग्जाम्पल में लघु वाला देख लो, ये जो लघु मात्रा है ना, इसमें आ जाता है अ आ जाता है, ई आ जाता है, ऊ आ जाता है, री आ जाता है। ये लघु एक स्वर वाले मात्रिक, एक मात्रिक भी इन्हें कहा जाता है, कहा जाता है। अच्छा, दूसरा जो है देख लो, इसमें जो है आ जाता है दीर्घ में जो है बड़ी मात्रा, जैसे अ है ना, तो यहाँ पे आ हो जाएगा। यहाँ पे छोटी है तो बड़ी हो जाएगी, छोटा हुआ तो बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर इसके अंदर आ जाता है ए ऐ, और जो है ओ औ आ जाता है, ए ऐ और ओ औ आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। हमने क्या सीखा? वर्ड और मात्रा में एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ड कह देते हैं, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। मात्रा में जो है आ जाती है, अच्छा इसमें भी जो है आ जाती है, क्या बोलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और मात्रा में वर्ड या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या मात्रा कह देते हैं। इसमें लघु आ जाता है और दीर्घ आ जाता है। अब हम करेंगे, इसको नोट कर लो। अब हम करेंगे इसके बाद जो है मात्राओं की गणना। छंद पढ़ रहे हैं, आगे चल के जो है जब पंक्तियाँ आएंगी तो चरणों की संख्या, चरणों की मात्राओं, वर्णों को काउंट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए नियम को पढ़ना पड़ेगा। तो आओ हम मात्राओं की गणना करना सीख लेते हैं। अगला जो है डाल लो मात्राओं की, इसको नोट कर लो, है ना, इसको नोट कर लो। मात्राओं की गणना, आगे एक हेडिंग डाल लो, मात्राओं की गणना। मात्राओं की गणना, मात्राओं की गणना। इसमें आ जाता है लघु वर्ण। अच्छा, लघु वर्ण में क्या क्या आ जाता है देख लो, जैसे अ आ गया, छोटी ई आ गया, छोटा ऊ आ गया, या री आ गया, या क आ गया, है ना, या छोटी की आ गया, या छोटा ऊ कु आ गया, है ना, क की कु अया, एक जो है क्री आ गया। ये किसमें काउंट किए जाते हैं? ये लघु वर्ण किए जाते हैं। अच्छा, एक जो है चंद्रबिंदी का प्रयोग, है ना, चंद्रबिंदी भी लघु वर्ण में आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद से आ जाता है आपका लघु को हो गया। गुरु वर्ण देख लो, गुरु वर्ण में अ की जगह पे जो है आ हो जाता है, ई की बड़ी ई हो जाती है, इसका बड़ा ऊ हो जाता है ना। और जो है यहाँ पर जो है यह क था तो यहाँ पे का हो जाता है, यहाँ पे बड़ी की हो जाती है, यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाता है, के हो जाता है, कै हो जाता है, को हो जाता है, और जो है कौ हो जाता है ना। और इसमें जो है अनुस्वार और विसर्ग भी आ जाता है, अनुस्वार विसर्ग भी आ जाता है। ठीक है, तो किसमें आ जाते हैं? ये दीर्घ में आ जाता है, गुरु वर्ण में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें और लिख लो अग्र का, एक नियम और लिख लो आगे। इसमें अग्र का अ, ये रेप वाली जो वर्ड है ना, अग्र का अ, तो ये दीर्घ में आ जाता है, गुरु में आ जाता है। जैसे वक्र का वो, ये भी आ जाता है ना। इसको भी नोट कर लो। एक और नोट कर लो, संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण जो होता है गुरु होता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण जो होता है, लघु वर्ण गुरु होता है। लघु वर्ण जो है गुरु होता है। जैसे मैंने लिख दिया सत्य, एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सत्य, तो यहाँ पे संयुक्त वर्ण है ना, देखो, तो संयुक्त वर्ण के पहले का जो स्व है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे सत्य हो गया, है ना, और जो है भक्त हो गया, सत्य के बाद भक्त हो गया, उसके बाद से दुष्ट हो गया, उसके बाद से धर्म हो गया। तो ऐसे अगर शब्द संयुक्त वर्ण मिल रहे हैं तो जो पहले का जो लघु वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है। क्लियर है? ये नियम है।
तो ये मात्राओं की गणना करने का ये नियम है। नियम क्या है? लघु वर्ण का अ ई उ री क छोटा की कु क्री और जो है चंद्रबिंदी वाले अगर ऐसे आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। दीर्घ में हो जाएगा गुरु वर्ण में जो है आ ई उ का की बड़ी कु के कै को ये गुरु में हो जाता है, जिसके अंदर अनुस्वार और विसर्ग भी आ जाता है, अग्र का अ आ जाता है, वक्र का वो आ जाता है, संयुक्त वर्ण के पूर्व का जो लघु वर्ण होता है ना वो गुरु हो जाता है। जैसे सत्य का यहाँ पे संयुक्त वर्ण है ना, इसके पहले का जो है लघु वर्ण है ये गुरु हो जाएगा। भक्त में संयुक्त वर्ण का पहले का वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। दुष्ट का संयुक्त वर्ण का पहले का वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और धर्म में भी जो संयुक्त वर्ण के पहले का जो वर्ण है, जो लघु वर्ण है, वो पहले क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो ये मात्राओं की गणना करने के नियम है जो कि आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 3, नियम नंबर 3 पे आ जाओ। इसके तीसरा अंग इसका कौन सा है? संख्या और क्रम। तीसरा नोट करो, संख्या और क्रम। संख्या किसे कहते हैं? वर्णों या मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लिखते चलो फटाफट। वर्णों या मात्राओं की गणना को संख्या कह देते हैं। ठीक है भैया, वर्णों या मात्राओं की गणना को क्या कह देते हैं? संख्या कह देते हैं। अच्छा, क्रम क्या होता है? क्रम जो होता है लघु या गुरु के स्थान निर्धारण को क्या कह देते हैं? तो क्रम कह देते हैं। ठीक है, संख्या और क्रम में क्या सीखे कि वर्णों या मात्राओं की गणना करना। भाई वर्णों को जोड़ लेना, मात्राओं को जोड़ लेना, उसका काउंट कर लेना, गणना कर लेना, तो क्या हो जाता है? वर्णों या मात्राओं की गणना करने को संख्या कह देते हैं। और लघु गुरु का जो स्थान निर्धारण होता है ना, उसी को हम क्रम कह देते हैं। तो यही हो जाता है संख्या और क्रम। ये चौथा नंबर नोट करो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी चौथा नोट करो। चौथा इसमें आ जाता है गण हो जाता है, गण। अब ये जो है गण क्या होता है? गण जो है केवल वर्णिक छंदों में ये लागू होता है। वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णिक छंद जो है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों को काउंट किया जाता है, वहां पर वर्णिक छंद हो जाता है। ये वर्णिक छंद में होता है, इसको नोट कर लो। इसको जो है वर्णिक छंदों में वर्णित छंदों में है ना, इसको जो है वर्णित छंदों के अंतर्गत आता है। वर्णित छंदों के अंतर्गत ये आता है, वर्णित छंदों के अंतर्गत। अच्छा, गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है समूह। गण का मतलब क्या होता है? समूह। ये 3 वर्णों का समूह होता है। ये समूह 3 वर्णों का होता है, 3 वर्णों का होता है। अच्छा, इसकी संख्या जो है 8 होती है। संख्या कितनी हो जाती है? 8 होती है। अच्छा, गण का ना, गण जो होते हैं उसके सूत्र को याद करने की एक ट्रिक है। या माता राज भानस लगा। गण के सूत्र क्या है? या माता राज भानस लगा, या माता राज भानस लगा। ये क्या है? ये गण के सूत्र हैं। ये गण को प्राप्त करने के ये क्या हो जाते हैं? तो ये सूत्र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक ठो दिया आपको, ये अगड़ दे दिया मैंने, मान लो यहाँ पर 8 बनेंगे, बना के देख लो। जैसे यो से बन जाएगा यगड़, म से बन जाएगा मगड़, तो से बन जाएगा तगड़, है ना, र से बन जाएगा रगड़, और जो से बन जाएगा जगड़, भ से बन जाएगा भगड़, न से बन जाएगा नगड़, और स से बन जाएगा सगड़। अच्छा, गण को प्राप्त करने का तरीका जो है, बोधक वर्ण के आगे के 2 वर्णों को पकड़ लिया जाता है। जैसे अगर यगड़ का बनाना हो आपको, अगर यगड़ का बनाना हो तो कैसे बनाओगे? बोधक वर्ण के आगे के 2 वर्णों को ले लिया जाता है, गण अपने आप निकल जाएगा। कैसे? एकदम आसान है। देखो,
जैसे यगड़ है ना, अच्छा इसकी मैंने ट्रिक क्या बताया था, या माता राज भानस लगा, ये इसकी ट्रिक है। अब यगड़ निकालना है तो देखो ट्रिक में यो कहाँ, ये यो है ना, यो है ना, तो यो का यो यहाँ उतार लो, यो का यो वहाँ उतार लो, और आगे का ये दो वर्ड जो है उतार दो। तो यो के आगे का दो वर्ड क्या है, एक माँ है, ये ता है, तो यगड़ का क्या बन जाएगा, यह माता हो जाएगा। अच्छा इसकी मात्रा कैसे काउंट करोगे, तो यो जो है ना सिंगल वर्ड है तो सिंगल मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे दीर्घ वर्ड है तो यहाँ पे ये डबल वाला हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी दीर्घ वर्ड है तो यहाँ पे ये डबल वाला हो जाएगा। तो ये यगड़ का यह माता और यह उसकी जो है मात्राओं की संख्या निकल गई, लघु और गुण की। दूसरा देखो जैसे मगड़ का है, अब यो के बाद या माता राजभानस लगा, ट्रिक पर फिर आओ, ये देखो मो है ना, अब मो के आगे के दो वर्डों को पकड़ लो, तो ये मो है तो माँ हो गया, और ये ता हो गया, और ये रा हो गया, है ना, तो मातारा हो गया, है ना। तो मातारा का क्या होगा, ट्रिपल एस बना दो, ये दीर्घ में आ जाएगा। अच्छा एक लास्ट वाला ले लो, ये सगड़ का ले लो, ये सगड़ का क्या बन जाएगा, तो सौ ये है तो सौ का सौ उतार दो, लौ का लौ उतार दो, और ये सलगा हो गया, तो सलगा का सौ पर क्या सिंगल बनेगा, लौ पर क्या सिंगल बनेगा, और गौ पर जो है डबल बन जाएगा। तो गण प्राप्त करने का ये आसान तरीका है। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और अगर नहीं समझ में एक बार आ रहा है तो चैप्टर को लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, मॉक टेस्ट में लगा के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी काम करने से हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। घर में साइकिल चलाना कैसे सीख जाते हो, कार चलाना कैसे सीख जाते हो, इंटरेस्ट है, मन है, सीख जाता है। वैसे ही जो है शिक्षा को सीखोगे, पढ़ाई करोगे, मन लगाओगे, अभ्यास करोगे, सीख जाओगे। इसको भी कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, तुर्रम खा थोड़ी है, सीख जाओगे। अगले पर आते हैं, तो ये गढ़ निकालना सीख गए। अगर इस दौरान किसी को भी गढ़ निकालने ना आता हो तो कमेंट कर सकता है, और आगे जो है और इस वीडियो को देख लेना, जो भी जैसा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, फिर जो है इस पर एक लेक्चर हम डालेंगे। अच्छा अगले पर आते हैं, गढ़ हो गया, गढ़ के बाद से आ जाता है पांचवा आ जाता है, गढ़ के बाद पांचवा आ जाता है, पांचवा आ जाता है बच्चों गति। गति, अब ये गति क्या है, गति जो होती है कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। जैसे कोई चीज़ आप पढ़ते हो ना, तो एक लय में पढ़ते हो ना, एक गति में पढ़ते हो, तो जो लय में पढ़ा जाता है, गति में पढ़ा जाता है, एक नियम के साथ पढ़ा जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, गति कह देते हैं। तो कविता के पढ़ने को प्रवाह को, कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कह देते हैं, कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कह देते हैं। छठा आ जाता है इसमें यति या विराम, यति या विराम। अच्छा छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में लिख लो, छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या में जो ठहराव होता है ना, पढ़ते समय जो बीच में रुक जाता है ना, उसी को यति या विराम कह देते हैं। लिखते चलो, छंदों को पढ़ते समय, छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में जो ठहराव आता है या विराम आता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे यति या विराम कह देते हैं, उसे यति या विराम कह देते हैं। ये मात्राओं और वर्णों के बीच में जो यति आती है, जो ठहराव आता है, उसी को हम क्या यति या विराम कह देते हैं। अच्छा लास्ट जो है सातवां आज का, तुक। तुक क्या होता है, तुक होता है चरण के अंत में आने वाले वर्णों को तुक कहते हैं, चरणों के अंत में आने वाले वर्णों को तुक कहते हैं। लिखते चलो इसको भी, चरणों के अंत में, ये नियम है, पढ़ लेना सब। चरणों के अंत में, चरणों के अंत में आने वाले, चरणों के अंत में आने वाले वर्ण को तुक कहते हैं, तुक कहते हैं। अच्छा जिसमें तुक आए उसे तुकांत कह देते हैं, और जिसमें तुक ना आए उसे अतुकांत कह देते हैं। लिख लो, इसको भी पूछा गया क्वेश्चन है। जिसमें तुक आए, जिसमें तुक आए उसे तुकांत कह देते हैं, तुकांत कह देते हैं। टीचर के एग्जाम में पूछ लिया था, जिसमें ना आए उसे अतुकांत कह देते हैं, अतुकांत का मतलब जिसमें तुक आए ही ना, वो अतुकांत हो जाता है।
तो आज हमने क्या क्या सीख लिया, छंद के अंदर के नियम को सीख लिया। कल हम जो है वर्णों के मात्राओं की संख्या को काउंट करेंगे। कल हम छंद के जो है कविताओं को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद से मात्राओं की गणना करेंगे। मात्राओं की गणना करने के बाद उसके बाद से वर्णिक छंद पर आएंगे, फिर वर्णों की गणना करेंगे। इस तरह से हमारा छंद का भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और हमने लगभग बच्चों जो है आज कितने चैप्टर पढ़ लिया, हिंदी भाषा पढ़ लिया, वर्ण वर्णमाला पढ़ लिया, संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, रस पढ़ लिया और आज ये छंद पढ़ रहे हैं। लगभग 6 चैप्टर हमने पढ़ लिया। अच्छा, आप लोग ये बताओ, आप लोग पढ़ रहे हो, पीछे जो भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है, क्या आप लोग रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो? तो आप लोगों को देखिए रिवाइज करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। देखो, हमारे कहने का उद्देश्य बच्चों ये है, आप ज़रा सोचो आपके माता पिता कितने मेहनत से जो है परिश्रम करके जो है आपको उस लायक वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप नित्य निरंतर अगर अभ्यास नहीं करोगे तो शायद अपने लक्ष्य तक ना पहुँच पाओगे। किसी का बाप जो है, सोचिए जरा, किसी का पिता दिन भर मजदूरी करता है बच्चों को अफसर बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए। किसी माँ जो है, किसी की माँ जो है दूसरे के घरों में काम करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसी का बाप जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़मीन बेच देता है। किसी का बाप जो है ना जाने क्या क्या लोग करते हैं कि ताकि जो है हमारा बच्चा, हमारी बच्चे, हमारी बिटिया जो है एक लक्ष्य तक पहुँचे, अपने समाज को, अपने गुरुओं को, अपने देश का नाम रोशन कर सके। इसलिए तो शायद वो अपना बाप, अपने आपके लोग माता पिता पहुँचा रहे हैं। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो बताओ क्या होगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी। आप अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए सोचो, अपने भाई बहनों के लिए सोचो, अपने समाज के लिए सोचो, अपने देश के लिए सोचो, कम से कम इसके लिए तो सोचो। देखो, जाते जाते जो है हम यही कहना चाहेंगे, देखो भैया, पुलिस बन जाओ, लेखपाल बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, आईजी डीआईजी बन जाओ, या जो है कहना चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्रीज में हो जाओ, स्पोर्ट में हो जाओ भैया, विधायक बन जा, सांसद बन जा, मंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जा, राष्ट्रपति बन जा भैया, ठीक है, सब बन जाओ भैया, सब बन जाना मेरे भाइयों बहनों। हमारा कहने का मतलब ये है कि एक ज़रा अच्छा इंसान ज़रूर बनना, हर चीज़ बनना, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। तो आज की क्लास को हम ज़्यादा ना करते हुए आज यहीं पर जो है लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा छंद के ऊपर, और आगे जो है जो भी होगा छंद के आगे हम बताएंगे, उस पर जानेंगे, तर्क करेंगे, समझेंगे और जो है आगे विचार किया जाएगा। और बाकी जो है ठीक है, आप लोग जो है मस्त रहिए, शानदार रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। तो बच्चों, बस आज की क्लास को इतना ही करते हैं, फिर जय हिंद।